हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रिजर में। दोस्तों आज है 25 नवंबर और आज की वीडियो में हम 25 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और इस वीडियो की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर बनाए जा रहे भारतीय वायुसेना के विरासत केंद्र को कानपुर वन विमान प्राप्त हुआ। तो अभी जो है भारतीय वायुसेना का विरासत केंद्र कहां पे बनाया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, चंडीगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित डॉक्टर कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा डी, रवि कुमार सागर को। अगला क्वेश्चन है, भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला क्वेश्चन है, सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेसिंग ड्राइवर ने फॉर्मूला 1 रेसिंग से संन्यास ले लिया है। तो अभी जो है सेबेस्टियन वेटेल जो कि फॉर्मूला 1 की रेसिंग ड्राइवर थे, इन्होंने क्या ले लिया है, संन्यास ले लिया है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अगला है, किस खेल के पूर्व भारतीय कप्तान बाबू मणि का 59 साल की उम्र में निधन हो गया। तो ये जो बाबू मणि हैं ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस नृत्य से संबंधित उमा शर्मा को सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो है कथक नृत्यांगना थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला है, भारत को उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बन गया है। तो भारत के लिए जो उर्वरक का शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश है वो बन गया है रसिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन कराया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, लखनऊ में। दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, ठीक है, याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संस्थान गोमती नगर लखनऊ के प्रांगण में, ठीक कहाँ पे, तो याद रखेंगे लखनऊ में राज्य संग्रहालय में आयोजित भारतीय मुद्रा परिषद के 104वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने उद्घाटन किया है, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। कहाँ पे किया है, तो ध्यान रखेंगे लखनऊ में किया है। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि मुद्रा किसी भी देश की संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतिबिंब होती है। इससे तत्कालीन इतिहास एवं अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो है हमारी समृद्ध संस्कृति का ज्ञान होता है। उन्होंने राजभवन में एक सिक्का एल्बम रखने की घोषणा की है और इस अवसर पर राज्यपाल ने शोध पत्रों के संकलन पर आधारित स्मारक का विमोचन किया है। तो ये चीज़ आप यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा परिषद का जो 104वां वार्षिक सम्मेलन था इसका जो उद्घाटन है वो कहाँ पे किया गया, तो लखनऊ में इसका उद्घाटन किया है। और किसने किया, तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार कहाँ पर फार्मा पार्क विकसित करेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी यानी कि गाजियाबाद, कानपुर और लखनऊ में विकसित किया जाएगा फार्मा पार्क। दोस्तों जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने मध्य और प्रदेश के मध्य और पश्चिमी यूपी को फार्मा और मेडिकल डिवाइस पार्क के रूप में विकसित करेगी। ऐसा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार जो है कहा गया है। मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के लिए गौतम बुद्ध नगर को चुना गया है। इसके लिए गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर एयरपोर्ट के पास जमीन को भी चिन्हित कर लिया है। ठीक, इसके साथ ही दोस्तों इसके अलावा अगर देखा जाए तो गाजियाबाद हो गया, लखनऊ हो गया और कानपुर हो गया, तो ये हैं। और इसके अलावा गोरखपुर, ठीक है, याद रखेंगे गोरखपुर और हापुड़ में फार्मा पार्क का निर्माण किया जाएगा। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित जो जेवर एयरपोर्ट है इसके पास जमीन भी चिन्हित की गई है।
ठीक है, किसके लिए? तो मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित करने के लिए। और इसके अलावा भी यूपी में गाज़ियाबाद, लखनऊ, कानपुर और इसके अलावा गोरखपुर और हापुड़, यहाँ पर भी फार्मा पार्क विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल्द ही उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राज्य में कौन सा प्राधिकरण बनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राज्य खेल प्राधिकरण। दोस्तों, राज्य की खेल नीति का मसौदा तैयार हो गया है। ठीक है, राज्य में जो है खेल नीति का मसौदा तैयार हो गया है और इसे मंजूरी के लिए जल्द ही अंतिम रूप देकर कैबिनेट में रखा जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की तरह प्रदेश में राज्य खेल प्राधिकरण बनेगा। ये चीज़ याद रखेंगे, राज्य खेल प्राधिकरण बनेगा। इसमें सभी ओलंपिक खेलों की सुविधाएं होंगी। यह राज्य में उसी तरह काम करेगा जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण के सेंटर काम करती हैं। इसके अलावा राज्य में खिलाड़ियों और जो शिक्षक हैं, ठीक है, खिलाड़ियों और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए राजकीय खेल प्रशिक्षण संस्थान का भी गठन किया जाएगा। तो याद रखेंगे आप, जिस तरह से भारतीय खेल प्राधिकरण है उसी तरह से राज्य खेल प्राधिकरण बनेगा और इसमें भी जो ओलंपिक जो खेल हैं उसकी सारी सुविधाएं यहाँ पे रहेंगी। इससे क्या लाभ होगा? तो इससे जो राज्य के खिलाड़ी हैं उनको जो है इसमें प्रैक्टिस करने का अवसर मिलेगा और वो ओलंपिक खेलों में बेहतर जो है प्रदर्शन कर पाएंगे। तो याद रखेंगे आप, उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राधिकरण जो है बनेगा? तो राज्य खेल प्राधिकरण बनेगा भारतीय खेल प्राधिकरण की तर्ज पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कराटे 1 सीजन ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा प्रणय शर्मा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा सी, प्रणय शर्मा। यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं ये प्रणय शर्मा है जो कि कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, जो भारतीय कराटे स्टार हैं, कराटे के खिलाड़ी हैं प्रणय शर्मा, इन्होंने जो है 20 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के जकार्ता में कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीता और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। शर्मा ने प्रतियोगिता में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के लिए पुरुषों के 67 किलोग्राम जो कैटेगरी थी उसमें कुमाइट फाइनल में यूक्रेन के डेविड यानोवस्की को हराया। कराटे 1 सीरीज ए में दुनिया भर में कई प्रथम श्रेणी के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट शामिल हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि कराटे 1 सीरीज ए में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं? तो ये हैं प्रणय शर्मा और इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने यूक्रेन के डेविड यानोवस्की को हराया है 67 किलोग्राम की कैटेगरी में। ठीक, याद रखेंगे यहाँ पे प्रणय शर्मा का नाम। और अगर इस तरह से भी पूछा जाए कि किस खेल से संबंधित है तो ये जो है एक कराटे स्टार हैं, कराटे के खिलाड़ी हैं। अगला है, हाल ही में गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा 24 नवंबर को। दोस्तों, गुरु तेग बहादुर का जो शहीद दिवस है वो हर साल 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 1675 को तत्कालीन मुगल शासक जो औरंगजेब थे उनके आदेश के तहत जो गुरु तेग बहादुर हैं इनको मारा गया था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि अगर पूछा जाता है गुरु तेग बहादुर जो थे इसको जो है किस मुगल शासक के आदेश के तहत मारा गया था, तो औरंगजेब। वह सिख धर्म के 10 गुरुओं में से 9वें थे। उनके बाद 10वें गुरु कौन रहे? तो गुरु गोविंद सिंह। ये जो है सिख धर्म के 10वें गुरु थे। उनका जन्म कब हुआ था? यानी कि जो गुरु तेग बहादुर हैं इनका जन्म कब हुआ था? तो 1621 में अमृतसर में इनका जन्म हुआ था और ये गुरु हरगोविंद के सबसे छोटे पुत्र थे। तो आप याद रखेंगे गुरु तेग बहादुर का जो शहीद दिवस है वो 24 नवंबर को मनाया जाता है। 24 नवंबर 1675 को इनकी जो है मृत्यु हुई थी और जो मुगल शासक थे उस टाइम पे औरंगजेब, उनके आदेश के तहत इनको मार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संगाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर से संबंधित है संगाई महोत्सव। दोस्तों, मणिपुर का जो संगाई महोत्सव है ये मणिपुर का सबसे बड़ा पर्यटन उत्सव है और अभी जो है ये शुरू हुआ है। त्योहार का नाम राज्य पशु के नाम पर रखा गया है जो केवल मणिपुर में पाया जाता है। यानी संगाई महोत्सव किसके नाम पर रखा गया है नाम इसका? तो एक मणिपुर में पशु है जो कि केवल मणिपुर में ही पाया जाता है, उसके नाम पर इसे रखा गया है। इस बार भव्य रूप से आयोजित किया गया है क्योंकि कोविड-19 महामारी ने पिछले 2 वर्षों में त्यौहार को प्रभावित किया है। यानी कि जो त्यौहार है वो पिछले 2 सालों में इस तरीके से नहीं इसको मनाया गया। ठीक है, तो अभी जो है ये मनाया जाएगा। तो 2 वर्षों में ये काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा त्यौहार। इस बार यह उत्सव मणिपुर में 13 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जा रहा है ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को
सांस्कृतिक वस्तुओं की किस्मों का प्रदर्शन किया जा सके। त्यौहार का विषय क्या रहा? तो एकता का त्यौहार, ये इसका जो है विषय है। 10 दिनों तक ये चलेगा और इस महोत्सव के मणिपुर में पर्यटकों के आकर्षित होने की उम्मीद है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि संगाई महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर का ये महोत्सव है और ये एक बड़ा पर्यटन उत्सव है मणिपुर का। तो याद रखेंगे आप, कौन से राज्य से संबंधित हो जाएगा? मणिपुर से संबंधित है संगाई महोत्सव। अगला क्वेश्चन है, कटक बाली यात्रा ने 35 मिनट में कितने पेपर बोट बनाने का कारनामा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट हो जाएगा 22,000। दोस्तों, कटक बाली यात्रा में जो है 35 मिनट में 22,000 पेपर बोट बनाई गई और इसके तहत इसका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। जिला प्रशासन और कटक नगर निगम द्वारा बाराबती स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम था और उसमें बाली यात्रा उत्सव के दौरान 22 स्कूलों के 2100 यानी कि 2100 से अधिक छात्र इसमें शामिल थे जिन्होंने कागज़ की नाव बनाई और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। यानी कि कितनी नाव बनाई गई? तो ये जो है याद रखेंगे 35 मिनट के अंदर 22,000 पेपर की बोट बनाई गई और इसका ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। लंदन में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुख्यालय से केवल 15 मिनट में 10,000 पेपर बोट बनाने के प्रयास के लिए संपर्क किया गया था और जो फाइनली पेपर बोट बनाई गई है वो 22,000 पेपर बोट बनाई गई हैं। तो यहाँ से याद रखेंगे आप, कटक बाली यात्रा में ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। अब दोस्तों, कटक बाली यात्रा की अगर हम बात करें तो कटक बाली यात्रा, देखिए एक तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कटक बाली यात्रा ये किस राज्य से संबंधित है, ठीक है, तो वो भी याद रखेंगे आप, उड़ीसा से। उड़ीसा में जो है ये कटक बाली यात्रा मनाई जाती है। अब जो कटक बाली यात्रा क्यों मनाई जाती है? तो दोस्तों क्या है कि प्राचीन काल में जो उड़ीसा के नाविक थे वो जो है बाली हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, तो ये सारे जो प्राचीन काल के देश थे वहाँ पर जो है यात्रा के लिए जाया करते थे और उसी के तहत जो है, क्योंकि बाली में भी जाया करते थे, अधिकतर जो लेन देन है, जो व्यापार है वो बाली से हुआ करता था और इसी वजह से बाली यात्रा इसको नाम दिया गया और अभी जो है ये उसी के तहत ये त्यौहार मनाया जाता है कटक बाली यात्रा के नाम से। ठीक, तो याद रखेंगे आप, उड़ीसा से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गरुण शक्ति शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा इंडोनेशिया, यानी कि सी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय विशेष बल के सैनिकों का एक दल वर्तमान में सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र करावांग इंडोनेशियाई विशेष बलों के साथ एक द्विपक्षीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है गरुण शक्ति, इसमें भाग ले रहा है। ठीक है, याद रखेंगे जो गरुण शक्ति अभ्यास है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है और इस बार जो ये अभ्यास है कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो इंडोनेशिया में करावांग में जो है ये आयोजित हो रहा है, सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र में। गरुण शक्ति द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वां संस्करण है, सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र करावांग में आयोजित किया जा रहा है। इस चीज़ को याद रखेंगे। 21 नवंबर से ये शुरू हुआ है और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? तो दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ, सहयोग और अंतर को बढ़ाना, ये जो है इसका क्या है? ये इसका उद्देश्य है। ठीक, तो याद रखेंगे आप, अगर पूछा जाता है गरुण शक्ति अभ्यास किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला है, महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन की 400वीं जयंती पर 3 दिवसीय समारोह कहाँ पे हुआ? तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। दोस्तों, जो महान अहोम सेनापति लाचित बोरफुकन हैं, इनकी अभी जो है 400वीं जयंती पर 3 दिवसीय समारोह का आयोजन किया गया। 23 नवंबर 2022 को ये शुरू हुआ है, कहाँ पे? नई दिल्ली में शुरू किया गया। वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है वो इस अवसर पर विज्ञान भवन में एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी वो 25 नवंबर को समापन समारोह में इसमें शामिल होंगे, क्योंकि 23 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ है और 3 दिवसीय ये समारोह है। लचित बोरफुकन महान अहोम सेना के प्रसिद्ध सेनापति थे जिन्होंने मुगलों को हराया था और 17वीं शताब्दी में के अंत में औरंगजेब की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को रोका था। तो याद रखेंगे इनका भी जो है इतिहास में विशेष योगदान रहा है। इन्होंने जो मुगल शासक थे उनके साथ इन्होंने जो है युद्ध किया था, जिसके चलते इन्हें जो है औरंगजेब की जो महत्वाकांक्षाएं थी, औरंगजेब के साथ इन्होंने युद्ध किया।
तो यहाँ से याद रखेंगे आप महान अहोम सेनापति लाचित बुरफुकन, ये जो है 400वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है क्योंकि 17वीं शताब्दी में इन्होंने जो है मुगलों के साथ युद्ध किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव कडालेकाई परिषे 2 साल के बाद 21 नवंबर 2022 से शुरू हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक का एक प्रसिद्ध मूंगफली उत्सव है कडालेकाई परिषे। ये पूछा जा सकता है कि कडालेकाई परिषे किस राज्य का उत्सव है, तो याद रखेंगे आप कर्नाटक का ये उत्सव है। और अगर पूछा जाए किससे संबंधित है तो मूंगफली से संबंधित है। अभी जो है इस साल ये 2 साल के बाद मनाया जा रहा है क्योंकि पिछले 2 सालों में कोविड रहा और कोविड की वजह से ये जो त्यौहार है वो नहीं मनाया जा सका। ठीक है, तो 2 साल के अंतराल के बाद ये अभी शुरू हुआ है 21 नवंबर को। और ठीक है, और इसमें जो मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हैं उन्होंने आधिकारिक तौर पर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। हर साल कार्तिक मास के पवित्र महीने के अंतिम सोमवार को कडालेकाई परिषे का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ से याद रखेंगे आप कि कडालेकाई परिषे जो उत्सव है किस राज्य का उत्सव है, तो ये कर्नाटक का है। और किस से संबंधित है, तो याद रखेंगे आप मूंगफली से ये संबंधित है ये जो उत्सव है वो। ठीक, तो याद रखेंगे कडालेकाई परिषे कर्नाटक से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे 25 नवंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल की वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये है कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किसको गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट था, दलाई लामा। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। ये है आज का क्वेश्चन, जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल कनेक्शन देने के मामले में देश में कौन सा जिला शीर्ष पर है? ऑप्शन नंबर ए है शाहजहांपुर, बी है बरेली, सी है अहमदाबाद और डी है बलरामपुर। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।